बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बारे में। तो देखिए ये टॉपिक ये पढ़ते हैं अपन। तो शुरुआत करते हैं। यानी मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, देखो एक मिनट रुकिए, कि मुगल कालीन बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। तो उस समय ये थे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा इस समय। और बंगाल में डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापारियों ने कोठियाँ स्थापित की थी, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। हुगली जो नदी थी पश्चिम बंगाल की, यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। तो यह आपको ध्यान रखना है। अंग्रेज, फ्रांसीसी तीनों कोठियाँ यहाँ पर स्थापित थी। अब देखो बात करते हैं अपने 1651 की बात करते हैं। देखिए अब एकदम साफ दिखाई देगा होगा। 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपनी प्रथम कारखाना स्थापना की। तो 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था 51 में। आगे बात करते हैं अपन। देखिए 1670 से यानी 1780 के बीच बंगाल में अनधिकृत यानी अंग्रेज व्यापारियों, जिन्हें इंट्रोलोप्स कहा जाता था, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों को, जिन्हें इंटरक्रेलोप्स कहा जाता था, ठीक है ना। तो अब देखो कंपनी ने नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार किया, जो अंग्रेजों एवं मुगलों के बीच संघर्ष किया। अब देखो थोड़ा सा कंठ बैठे हुए, इसलिए काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया मैंने। तो अलीवर्दी खान ने कलकत्ता और चंद्रनगर में अंग्रेज फ्रेंच किलेबंदी का विरोध किया। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अनधिकृत अंग्रेजी व्यापारियों, जिन्हें इंटरक्रेलोप्स कहा जाता है, तो कंपनी नियंत्रण से मुक्त व्यापार किया, जो अंग्रेजों और मुगलों के बीच संघर्ष का कारण बना। अब अलीवर्दी खान ने कलकत्ता व चंद्रनगर में अंग्रेज व फ्रेंच किलेबंदी का विरोध किया। आगे देखिए सिराजुद्दौला की अपन बात करेंगे। सिराजुद्दौला 1756 से 1719 के बीच में शासन रहा, और 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद ये नाती था सिराजुद्दौला, वो बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्जा मोहम्मद था। क्या नाम था? मिर्जा मोहम्मद था। अब देखो बात करते हैं अपने सिराज के विरोधियों के। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, यानी उसका विरोधी था चचेरा भाई नवाब शौकत जंग। और सिराज की मौसी है वो गश्ती बेगम, सेनापति मीर जाफर अलीवर्दी खां का बनोई था, ये प्रमुख थे। तो एक तो इसका विरोधी था नवाब शौकत जंग चचेरा भाई, एक सिराज की मौसी गश्ती बेगम और सेनापति मीर जाफर, ये उसके प्रमुख विरोधी थे। अब बात करते आगे कि सिराज ने अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो मनिहारी के युद्ध में पूर्णिया के शौकत जंग को पराजित कर उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। आगे बात करते हैं अपन कि सिराज आगे क्या करता है। देखिए सिराज ने अपनी मौसी घसीटी बेगम को बंदी बना लिया और मीर जाफर की जगह मीर मदान को सेनापति नियुक्त किया। अब अपना जो है मीर जाफर की जगह सेनापति किसको बना दिया? मीर मदान को। फर्रुखशीर द्वारा दिए गए दस्तक का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए दुरुपयोग किया जाता था। तो फर्रुखशीर ने जो फरमान जारी किया ना, उसमें कर्मचारियों का दुरुपयोग होता था। वह कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और कंपनी के फोर्ट विलियम की बिना इजाज़त किलेबंदी कर ली थी। तो बिना इजाज़त ये किलेबंदी उन्होंने कर ली थी, और इन सबसे कंपनी और सिराज के रिश्तों की कड़ाहट आ गई थी। तो सबसे ज़्यादा ये फर्रुखशीर का शुरू किया ना दस्तक पर था।
जैसे क्या है कि व्यापार है फ्री एक अंग्रेज करते थे, तो इसके पर क्या है कि दुरुपयोग होने लग गया था। इस पर जो ये फरमान जारी किया था वो इसका दुरुपयोग होने लग गया था। तो इस में हुआ क्या था कि कंपनी ने फोर्ट विलियम के बिना ही इजाज़त की किलेबंदी कर ली थी, और सबसे कम यानी इन सबसे कंपनी और सिराज के रिश्तों में कड़ाहट आ गई थी। अब देखो आगे बात करते हैं अपन ये लो कि कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम की दी, तो कंपनी ने फोर्ट विलियम के द्वारा किलेबंदी करने का और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को भी शरण देना, एक भगोड़े कृष्ण वल्लभ है उसको शरण देना, सिराज के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना, सिराज को नजराना न भेजना, सिराज को कासिम बाजार में घुसने नहीं देना, कंपनी और सिराजुद्दौला को रिश्तों में कड़ाहट के एक प्रमुख कारण थे। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के ये कारण थे रिश्ते बिगड़ने के कि कंपनी द्वारा फोर्ट विलियम में किलेबंदी करना, भगोड़े कृष्णलाल वल्लभ को शरण देना, एक एकीकरण करना और सिरोज के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना और सिराज को नजराना ने भेजने और सिराज कासिम बाजार में घुसने नहीं देना, कंपनी और सिराजुद्दौला के रिश्तों में क्या आ गई थी, कड़वाहट आ गई थी। अब आगे बात करते हैं अपने कि 15 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया। तो 15 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने कहाँ पर आक्रमण किया, कलकत्ता पर, और कलकत्ता के गवर्नर रॉजर ड्रेग ने फुल्टा टापू पर शरण ली। तो कलकत्ता के गवर्नर रॉजर ड्रेग ने क्या है, फुल्टा टापू पर शरण ली जाकर के। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था और मानिकचंद को किले का प्रभारी बनाया गया था। कलकत्ता का नाम अलीनगर करके मानिकचंद को वहां पर किले का प्रभारी बना दिया गया था। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, ये लो, अब एक घटना यहाँ पर घटित होती है कि 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। तो 20 जून को फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने क्या कर लिया, अधिकार लिया, और 146 अंग्रेज स्त्री पुरुषों व बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि 146 अंग्रेज स्त्री पुरुष बच्चों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और सुबह तक 23 व्यक्ति जीवित बचे थे, दम घुट करके इसमें मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेज इतिहासकार इस घटना को क्या नाम दिया, काल कोठरी त्रासदी घटना का नाम, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये काल कोठरी त्रासदी कहते हैं। अब देखो इसमें 23 शेष बचे थे ऐसा अंग्रेजों ने बताया है, और अंग्रेजी इतिहासकार होलवेल ने भी इस त्रासदी में जीवित रहे 23 व्यक्तियों में से एक था। तो ऐसा बताया कि होलवेल भी इस त्रासदी में जीवित रहे 23 व्यक्तियों में से एक था। इस घटना से कारण अंग्रेज काफी नाराज हो गए थे। आगे देखो, होलवेल ने अपनी पुस्तक है अलाइव दी वंडर में यानी काल कोट त्रासदी का उल्लेख किया। तो अपनी इस बुक्स में उन्होंने होलवेल की अपनी पुस्तक में काल कोटारी त्रासदी का उल्लेख भी किया था। अक्टूबर 1756 में कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा। तो अक्टूबर 1756 में कंपनी ने मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा जिसमें एडमिरल वाटसन क्लाइव का सहायक था। उसमें सहायक कौन था, एडमिरल वाटसन क्लाइव। आगे बात करते देखिए क्लाइव ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया और नवाब के प्रभारी अधिकारी मानिकचंद को घुस लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। तो मानिकचंद ने क्या कर ली थी, घुस ले ली थी और कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 में हुई थी। बहुत बार पूछी गई अलीनगर की संधि कब हुई थी, तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। और इसके अनुसार सिराज ने कंपनी मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया था। यानी जो भी सिराजुद्दौला ने कंपनी के मुगल बादशाह द्वारा दी गई सभी व्यापारिक सुविधाओं को स्वीकार कर लिया और अंग्रेज फैक्ट्रियों को वापस करते 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाना भी दिया।
तो 3 लाख रुपए युद्ध हर्जाना भी देना पड़ा उसको। अब देखो आगे क्या होता है और क्या करते हैं ये। अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी व सिक्के डालने का अधिकार भी इस संधि में दिया गया था। तो अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी और सिक्के डालने का अधिकार भी इस संधि के तहत मिल गया था। अब अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के स्थान पर किसी कठपुतली नवाब को बिठाने की योजना बनाई। अब अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के स्थान पर कठपुतली का मतलब होता है जो अंग्रेजों के अनुसार काम करे, वो है कठपुतली। अब देखो आगे बात करते हैं अपन कि कंपनी ने सिराजुद्दौला के विरोध में मीर जाफर राय दुर्लभ या यार लतीफ खां, जगत सेठ बैंकर अमीचंद ने मिलकर मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का षड्यंत्र रखा। सारे विरोधी है, मीर जाफर है, राय दुर्लभ है, यार लतीफ खां है, जगत सेठ है, अमीचंद है, मिलकर मीर जाफर को अगला नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा। और अमीचंद ने इन षड्यंत्रकारियों और कंपनी के मध्य 1757 में गुप्त समझौता भी कर लिया था। अब आगे बात करते हैं कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेहचंद को दूसरे जगत शेट्टी की उपाधि दी। यानी मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेहचंद को क्या है दूसरे जगत शेट्टी की उपाधि दी। और आगे बात करते देखियो यानी मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी जिसकी मृत्यु 1744 में हो गई थी। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में तीसरे जगत सेठ की हत्या कर दी थी। अब आगे बात करें, जगत सेठ पारिवारिक उपाधि थी ये जो मानिक चंद के परिवार के सबसे बड़े बेटे को मिली थी। आगे बात करते देखिए अब इसमें कि पहला जगत सेठ मानिक चंद था जिसकी मृत्यु 1714 में हुई। दूसरा जगत सेठ फतेहचंद था, इसकी मृत्यु 1744 में। तीसरा जगत सेठ माधव राय था। माधव राय उसके चचेरे भाई स्वरूप चंद की हत्या 1763 में मीर कासिम ने मुंगेर में कर दी थी। तो तीसरा सेठ कौन था, माधव राय। उसके माधव राय एवं उसके चचेरे भाई स्वरूप चंद की हत्या 1763 में किसने कर दी, मीर कासिम ने मुंगेर में कर दी। और मुंगेर बिहार में है। अब चौथा जगत सेठ कुशल चंद था जो माधव राय का बेटा था। चौथा सेठ कौन था, कुशल चंद। अब आगे बात करते हैं अपन अब प्लासी का युद्ध की शुरुआत करते हैं अपन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। पहले तो यह आपको डेट याद रखनी है, 23 जून 1757 को। प्लासी से पूर्व सिराजुद्दौला अंग्रेज फैक्ट्री कासिम बाजार पर आक्रमण किया। तो प्लासी युद्ध से पूर्व सिराजुद्दौला ने अंग्रेज फैक्ट्री कासिम बाजार पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। अब है अंग्रेजों ने मार्च 1757 में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर जीत लिया था। तो अंग्रेजों ने 1757 में फ्रांसीसी बस्ती का नाम है चंद्रनगर जीत लिया था। अब देखिए आगे अपन बात करते 23 जून 1757 को बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर पलासी गांव में कलाई और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। तो 23 जून ये इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 को बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के दक्षिण में 22 मील की दूरी पर पलासी गांव में कलायू और किसके, सिराजुद्दौला के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। पलासी बंगाल के नदिया जिले में गंगा की सहायक जो भागीरथी है नदी के किनारे है। तो नदी जो पलासी गांव बंगाल के नदिया जिले में गंगा की सहायक नदी भागीरथी नदी के किनारे है। आगे बात करते अपन देखिए यानी मीर जाफर, यार लतीफ खां, राय दुर्लभ राय ने नवाब की सेना में विश्वासघात किया। तो मीर जाफर है, यार लतीफ है, राय दुर्लभ राय ने नवाब की सेना से अपने लड़े ही मैदान छोड़ दिया था। अब बात करते हैं नवाब के वफादार मीर मदान और मोहनलाल लड़ते हुए मारे गए थे। यानी नवाब के वफादार है मीर मदान और मोहनलाल क्या हुए थे, लड़ते हुए मारे गए थे। अब देखो
सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने महल जाने की सलाह दी। तो सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने महल जाने की सलाह दी और सिराजू युद्ध मैदान छोड़कर पालकी में बैठकर महल चला गया था। तो सिराज युद्ध मैदान छोड़कर कहाँ है, पालकी में बैठकर महल चला गया, जहाँ उसकी मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग से सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो उसकी मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग से सिराजुद्दौला की क्या कर दी, हत्या कर दी थी यहाँ पर। अब देखो, वैसे सिराजुद्दौला एक स्वतंत्र शासक था, वो अंग्रेजों से डरने वाला नहीं था। 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इसके बाद में कौन शासक बनता है, मीर जाफर, कठपुतली शासक रहता है अंग्रेजों का। उसे बंगाल का प्रथम क्रांति कहा गया है। इसे क्या कहा जाता है, बंगाल की प्रथम क्रांति का नाम दिया गया है जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है, तो 28 जून को। ठीक है, आगे देखिए ये क्या हो गया। अब है मीर जाफर यानी मीर बख्शी, मीर जाफर कह दो या मीर बख्शी। अमित चंद धनी व्यापारी था ये, और जगत सेठ बंगाल का बैंकर माधव राय था ये। मानिक चंद एक कलकत्ता का अधिकारी था, और खादिम खान नवाब की सेना का कमांडर। आदि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले प्रमुख। इतने षड्यंत्रकारी होने की वजह से सिराजुद्दौला क्या हो गया, पराजित हो गया था। अब देखो बात करते हैं अपने आगे की, कि प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों को भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हाथ लगा था, और बंगाल की लूट से अंग्रेजों को भारत में साम्राज्य की जड़ें जमाई। अब अपना साम्राज्य यहाँ से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जमाना। प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों में कठपुतली बन गया था। प्लासी युद्ध के बाद में नवाब को क्या है, कठपुतली, इस नवाब को अंग्रेज जैसा चाहिए वैसा नचाना इन्हीं नचा रहे थे। प्लासी लड़ाई एक स्थायी दुख भरी रात थी। ये बात कौन कहे, नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन क्या कहता है, प्लासी लड़ाई एक स्थायी दुख भरी रात थी। ये कोटेशन उन्होंने दिए। आगे देखो, कवि सुब्रमण्यम भारती ने प्लासी को दुख भरी रात कहा। कवि का नाम है सुब्रमण्यम भारती ने प्लासी को दुख भरी रात कहा। प्लासी विजय विश्वासघात थी। ये बात किसने की है, पीवी यानी रॉबर्ट्स ने, या रॉबर्ट्स ने, पीवी रॉबर्ट्स ने की थी प्लासी युद्ध की विश्वासघात। पनीकर का इंपॉर्टेंट इसमें, पनीकर ने शब्दों को, प्लासी एक सौदा था, ये कोई बार पूछा जाता है, पनीकर ने क्या कहा था प्लासी युद्ध के अंदर। प्लासी एक सौदा था जिसमें बंगाल की धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों को बेच दिया। आगे बात करते हैं बने। अब देखो, बंगाल ने अपनी स्वतंत्र बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी। तो बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी, नहीं कि प्लासी युद्ध के कारण। ये बात कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता बख्तियार खिलजी के कारण खोई थी, नहीं कि प्लासी युद्ध के कारण। ये बात कह रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे, प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला आंतरिक साजिशों और विश्वासघात से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला है वो प्लासी युद्ध में आंतरिक साजिशों और विश्वासघात के प्रति, लेकिन पराजय का प्रमुख कारण क्लाइव की कूटनीति मानी जाती है। क्लाइव है वो कूटनीति के था, इस कारण से। आगे बात करते, देखिए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट ने क्लाइव को सर्क से उत्पन्न सेनानायक या ईश्वर का कृपापात्र सेनापति बताया था। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट ने क्लाइव को सर्क से उत्पन्न सेनानायक या ईश्वर का कृपापात्र सेनापति बताया था। अब देखो, प्लासी युद्ध के भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रभार, यानी प्लासी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी युद्ध में ने भारत में कौन सा ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर रोजर ड्रेक था। कौन था, रोजर ड्रेक था। और एक ब्रिटिश सेना, देखिए, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, क्लाइव ने किया था। अब देखो बात करते हैं अपने, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा था।
ताकि जनता विद्रोह न करे, क्योंकि वे सोचते थे कि अभी तक नई व्यवस्था हितों के साथ अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना अधिकारी नियुक्ति नहीं किया। अब देखो मीर जाफर। मीर जाफर जो नवाब बने 57 से 60 तक, 3 साल तक। अब इसकी बात करते हैं मीर जाफर की, इधर कर देता हूँ थोड़ा। मीर जाफर कलायू ने 28 जून 1757 को बंगाल का नवाब बनाया था, 28 जून 1757 को। और मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगनों की जिम्मेदारी नवाब बनाने के उपलक्ष्य में पुरस्कार स्वरूप दी थी। और मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने कलायू को उमरा की उपाधि दी। तो मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय ने कलायू को कौन सी उपाधि दी? उमरा, उमरा की उपाधि दी। अब देखो आगे बात करते हैं अपने प्लासी युद्ध के बाद 1757 में कलायू को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो प्लासी युद्ध के बाद 1757 में कलायू को कहाँ का गवर्नर बनाया? बंगाल का बना दिया था। अब देखो कलायू ने अपनी जीवन की शुरुआत कंपनी के एक क्लर्क के रूप में शुरू की थी। शुरुआत में एक क्लर्क बना था और 1751 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय अर्काट के घेरे से कलायु प्रसिद्ध मिली। तो अर्काट का घेरा डाला तब वो काफी अपनी वीरता दिखाई दी, इसके कारण है वो काफी उनको प्रसिद्धि मिली, अर्काट। अब देखो आगे बात करते हैं बंगाल के सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों को मीर जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। तो बंगाल के सभी फ्रांसीसी व्यक्तियों ने मीर जाफर ने अंग्रेजों को सौंप दिया। मीर जाफर ने कलायू का गिदड़ कहा जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन को है कि कलायू का गिदड़ कौन कहलाता है? मीर जाफर। कठपुतली था ये मीर जाफर। आगे देखो मीर जाफर ने अंग्रेजों को 57 से लेकर 60 के बीच 3 करोड़ रुपए घूस के दिए और कलाई को भी ढेर सारी भेंट दी। तो 3 करोड़ रुपए भी उनको देने पड़े, किसको? मीर जाफर को। आगे बात करते देखिए अपने कि मीर जाफर के सामने कलकत्ता काउंसिल के सदस्य है एवं अमायत ने 11 सूत्री मांगे रखी। तो मीर जाफर के सामने कलकत्ता काउंसिल के सदस्य है और अमायत खान ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों ने अपनी नीति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जो है सन्ने सन्ने नवाब के अधिकारों को समाप्त किया। धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अब बात करते हैं अपने कि जितना हो सके हड़प लो, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करो। ये बात कौन कर रहा है? कर्नल मेल्सन। कि जितना हो सके हड़प लो, मीर जाफर को सोने की एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करो। ये बात कर्नल मेल्सन ने की। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेजों से दुखी हो गया और वे डच्चों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा। तो मीर जाफर बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि अंग्रेजों की जो मांगे दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और डच के साथ मिलकर वो एक षड्यंत्र रचना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन डच 1759 में बेंदारा के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हुई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डच है 1759 में, यानी कौन से युद्ध में? बेदारा के युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। आगे देखो, आगे बात करते 1760। 1760 में बंगाल के नए गवर्नर कौन बने? वेंसी टार्ट। कौन बने थे? वेंसी टार्ट। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। तो मीर जाफर के स्थान पर किसको? मीर कासिम को 60 में नया नवाब बनाया। इस घटना में बंगाल की दूसरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? बंगाल की दूसरी क्रांति कह सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आगे कि 27 सितंबर 1760 को कंपनी और मीर कासिम के बीच समझौता हुआ था। 27 सितंबर 1760 में कंपनी और मीर कासिम के बीच एक समझौता हुआ। मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदानापुर और चटगांव, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि मीर कासिम ने कंपनी को क्या सौंपा? एक तो बर्दवान, एक मिदानापुर, एक के चटगांव, ये जिले देने का स्वीकार किया। और सिलहट को चुनाव व्यापार में कंपनी को आधा भाग दिया था। तो सिलहट
के चुनाव व्यापार में कंपनी को आधा भाग दिया और दक्षिणी बयानों ने अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। दक्षिणी बयानों ने अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। आगे बात करते हैं, देखिए ये लो, अब बात करेंगे मीर कासिम। अब दिखाई देगा, ये लो देखो, मीर कासिम की बात करते हैं। 1760 में नवाब बना और मीर कासिम अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी में सर्वाधिक योग्य शासक था। और मीर कासिम है वो अंग्रेजों का कठपुतली नहीं बनना चाहता था, जैसे जो मीर जाफर बना था इस तरह वो नहीं बनने वाला था। उसने नवाबी प्राप्त करने के बाद बंगाल के गवर्नर वेंसीटाट को 5 लाख और होलवेल को 2 लाख और 70,000 रुपये और कंपनी के अन्य अधिकारियों को भरपूर मात्रा में धन दिया था। तो शुरुआत में उन्होंने 5 लाख रुपये हॉलवेल को और यानी गवर्नर वेंसीटाट को दिया 5 लाख और हॉलवेल को 2 लाख और 70,000 रुपये दिए। कंपनी के अन्य अधिकारियों को भरपूर मात्रा में उन्होंने धन दिया था। अब देखो आगे क्या होता है। अब है देखो, मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मीर कासिम है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया था, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का दबदबा ज्यादा अंग्रेजों का दबदबा था, इस कारण। आगे बात करते हैं अपन, देखिए मीर कासिम ने राजस्व, देखो एक मिनट सही कर देता हूँ। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने, आय बढ़ाने के कई उपाय किए उन्होंने ना, राज्य में आय बढ़ाने, सुधारने, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए। उसने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण को बर्खास्त कर और उसकी हत्या कर दी, और क्योंकि वह बिहार के आय व्यय का ब्यूरा है वो नहीं दे रहा था। कौन? सूबेदार रामनारायण। मीर कासिम ने गुरगिन खां नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया। तो मीर कासिम ने गुरगिन खां नामक व्यक्ति के नामक आर्मेनियन के नियंत्रण में क्या है, सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया और मुंगेर में तोप निर्माण हेतु कारखाना भी स्थापित किया। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा 1717 में फरमान द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग हो गया था। तो 1717 में फरमान यानी अंग्रेजों द्वारा 1717 में फरमान द्वारा दिए गए दस्तक का दुरुपयोग दिया था। तो फर्रुखी ने दिया ना दस्तक पर था व्यापार करने की यहाँ पर, तो उसका दुरुपयोग है ज़्यादा हो रहा था। अतः मीर कासिम ने मार्च 1763 में सभी प्रकार के आंतरिक व्यापार पर चुंगी मुक्त कर दिया। उन्होंने सभी प्रकार के जो आंतरिक चुंगी है, चाहे उस समय क्या है कि वो दस्तक प्रथा केवल अंग्रेजों को ही फायदा हो रहा था और उसका दुरुपयोग भी वो कर रहे थे, अन्य को बेच भी रहे थे। तो इससे क्या है कि ये जो मीर कासिम है उन्होंने सभी को क्या है कि कर मुक्त कर दिया, कि चाहे भारतीय हो चाहे कोई हो, सभी कोई किसी कर नहीं लगा। इससे अंग्रेज से मिलने वाला लाभ है वो समाप्त हो गया। अंग्रेज क्या है कि दस्तक प्रथा का दुरुपयोग करते थे, उनको वो जो आय मिलती थी वो बंद हो गई, क्योंकि चुंगी कर जो वो चुराते थे तो वो यहाँ इसके समाप्त हो गए, उसको पैसे नहीं मिल रहे थे अंग्रेजों को, क्योंकि मुक्त कर दिया व्यापार। तो मीर कासिम ने वर्धमान, मिदानपुर, चटगांव वापस लौटाने की मांग की। इस कारण से क्या है, मीर कासिम ने वर्धमान जो पहले दिया था ना अंग्रेजों को, और मिदनापुर और चटगांव कि अब हमें वापस दे दिया अंग्रेजों को, ऐसा बोला। और जिससे अंग्रेज और मीर कासिम के बीच संघर्ष हुआ। इनके बात को लेकर क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था कि अब हम वापस कैसे देंगे ना। अब देखो बात करते हैं अपन इसकी। अब देखो, कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम से बातचीत के लिए अपने सदस्य हे एवं अमायत को भेजा मीर कासिम के लिए, और लेकिन मीर कासिम ने हे को बंदी बना लिया और अमायत की क्या कर दी? हत्या कर दी थी। तो बातचीत के लिए हे को भेजा और अमायत को भेजा, लेकिन मीर कासिम ने हे को तो बंदी बनाया और उसकी अमायत की हत्या कर दी थी। मीर कासिम ने गवर्नर को लिखा है कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं, मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं। ये बात उन्होंने कह दी, क्योंकि मीर कासिम एक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था, वो मीर जाफर की तरह कठपुतली नहीं बनना चाहता था।
अब देखो आगे बात करते हैं अपने इसकी कि कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त कर मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। तो कंपनी ने जुलाई 1763 में, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्तों, ये अब सही होगा। अब देखो कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर कासिम को बर्खास्त कर, अब क्या है, अंग्रेज कठपुतली शासक चाहते थे, मीर कासिम को अंग्रेजों को नहीं मान रहा था, उसने बर्खास्त कर दिया और मीर जाफर को वापस दोबारा नवाब बना दिया 1763 में। जो 57 से 60 तक रहा ना मीर जाफर, उसको वापस दोबारा नवाब है वो उन्होंने बना दिया था। अब देखो अपन बात करते हैं आगे कि जुलाई 1763 में मीर कासिम को मेजर एडम्स ने करवा नामक स्थान पर पराजित किया। तो 1763 में मीर कासिम को मेजर एडम्स ने करवा नामक स्थान पर क्या किया, पराजित किया। इसके बाद गिरिया वे यानी उदौला के युद्ध में भी मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हुआ। एक मिनट चालू रखना दोस्तों, मैं वापस आ रहा हूँ। अब देखो आगे होता है कि करवा नामक स्थान पर पराजित किया, और यानी जुलाई 1763 में मीर कासिम को मेजर एडम्स ने करवा नामक स्थान पर पराजित किया। उसके बाद गिरिया उदौला के युद्ध में भी मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हुआ। अतः मीर कासिम मुंगेर छोड़कर पटना चला गया। तो मीर कासिम मुंगेर छोड़कर कहाँ चला गया, पटना। आगे बात करते हैं 1763। 1763 में पटना में हुए हत्याकांड में मीर कासिम बहुत से अंग्रेज यानी 148 अंग्रेजों को मार दिया था। तो 1763 में पटना में हुए हत्याकांड में मीर कासिम ने 148 अंग्रेजों को मार दिया। अंग्रेजों को मारने का कार्य मीर कासिम के आदेश पर जर्मन अफसर वाल्टर रेन हार्डन ने पूरा किया। यानी जर्मन अफसर था वाल्टर रेन हार्डन ने पूरा किया, जो समरू के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जर्मन अफसर था ना, उसका नाम था वाल्टर रेहन हार्डर। उसने ये काम किया था, उसको समरू के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 1763 में मीर कासिम ने अवध में शरण ली। दिसंबर 1763 में मीर कासिम ने कहाँ शरण ली, अवध में शरण ली। आगे बात करते हैं अपन, देखिए आगे देखिए आप में इसमें दे रखा है बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध, मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाया। तीनों संयुक्त सेना 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर बिहार के आरा जिले में स्थित है। ठीक है ना। तो देखो बक्सर का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। मीर कासिम ने मीर कासिम ने मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय को साथ में लिया। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। कौन था, शुजाउद्दौला। उनको मिलकर, तीनों शक्तियों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन बनाया। तीनों संयुक्त सेना है 23 अक्टूबर, ये डेट याद रखनी है यहाँ पर, 23 अक्टूबर 1700 को बक्सर बिहार के आरा जिले में स्थित है। बक्सर कहाँ है, बिहार के आरा जिले में। और मैदान में हेक्टर मुनरो को नेतृत्व में वाली अंग्रेजी सेना से मुकाबले किया। तो सामने कौन था, हेक्टर मुनरो है, वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो यहाँ पर उनका युद्ध होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आगे देखो बात करते हैं अपने, इस समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट था। जब ये बक्सर का युद्ध हो रहा था, बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटाट। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व प्रारंभ में कर्नाटक ने किया था। प्रारंभ में किसने किया था, कर्नाटक ने, सॉरी भाई, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, कार्नक ने किया था। किसने किया था, कार्नक ने। लेकिन जब वह भाग गया तब हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। तो कार्नक भाग गया था और हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था।
अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही अवध की सेना के असद खां, रोहतास के सूबेदार शाहूमल और जैनुल आबदीन को रिश्वत देकर अपनी तरफ में मिला लिया था। तो अंग्रेजों ने युद्ध से पहले अवध की सेना के असद खां और रोहतास के सूबेदारों शाहूमल और जैनुल आबदीन को रिश्वत देकर अपनी तरफ में मिला लिया था। अब देखो, बक्सर विजय से अंग्रेजी सत्ता सर्वोच्च से स्थापित होगी। जैसे पलासी युद्ध में क्या है कि उन्होंने जड़ें जमाई थी, और यहाँ पर देखा जाएगा उनको पूरे पेड़ की जैसे शाखाएं विस्तारित हो गई, तो इस तरह उन्होंने पूरी तरह से स्थायी हो गए थे बक्सर की युद्ध बाद में अंग्रेज। अब उसको भारत में निकालने वाला कोई नहीं था। अब देखो बात करते हैं अपने, यानी बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण था। बक्सर युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी। जो प्लासी में कुछ अधूरा कार्य रह गया था वो बक्सर ने पूरा कर दिया। बक्सर का एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। अब देखो बात करते हैं कि बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों को भारतीयों पर सैनिक श्रेष्ठता सिद्ध होती है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी जो सेना की श्रेष्ठता है वो सिद्ध हो गई कि तीनों महाशक्तियों को हरा दिया उन्होंने। जबकि प्लासी अंग्रेजों की कूटनीतिक परिचय थी। प्लासी युद्ध तो उन्होंने केवल कूटनीति से कलाई जो है कूटनीति से ही जीता था, लेकिन यहाँ पर सैनिक श्रेष्ठता की बल से वो जीत गए थे। आगे देखो बात करते हैं अपन प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये बात कौन है, यानी पी.ई. रॉबर्ट्स। क्या नाम है? पी.ई. रॉबर्ट्स। यानी प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ बक्सर के युद्ध से ही होता है, ये बात कह रहे हैं सर स्टीफन। तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ है बक्सर के युद्ध से होता है, ये कौन कर रहा है? सर स्टीफन। अब बात करते इसमें, यानी प्लासी युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेजों की रण कौशल जीती थी, जिसके दम पर बंगाल, अवध एवं मुगल बादशाह को अपने पैरों में ला पटका। ये जद्दूनाथ सरकार का कथन है। बहुत बार पूछा जाता है कि जद्दूनाथ सरकार ने क्या कहा, तो उसने कहा प्लासी युद्ध एक धोखा था, जबकि बक्सर युद्ध अंग्रेजों की रण कौशल की जीत थी, जिसके दम पर बंगाल, अवध, मुगल बादशाह को अपने पैरों में ला पटका। ये बात कौन कह रहा है? जद्दूनाथ सरकार। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया, ये क्वेश्चन ने कहा वी.ए. विस्मित ने कहा था। वी.ए. विस्मित ने क्या कहा? बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। अब अपन बात करते हैं आगे, देखिए कि बक्सर युद्ध बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। साथ ही अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया था और अंग्रेज भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गए थे। अब बात करते हैं कि फरवरी 1765 में मीर जाफर की क्या हो जाती है? मृत्यु। बाद में कंपनी उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाते हैं। मीर जाफर को, किसको? नजमुद्दौला को। नजमुद्दौला को नवाब बनाते हुए बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना नियुक्त की जाती है। अब देखो, नजमुद्दौला को नवाब बनाते हुए बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना नियुक्त की जाती है, जिसके खर्चों के लिए नवाब प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। तो जिसके खर्चे के लिए नवाब है प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। यानी अल्पवयस्क नजमुद्दौला मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बना। अल्पवयस्क नजमुद्दौला मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम के संरक्षण में नवाब बना था। अब आगे बात करते, देखिए अपन ये लो,
अब देखो आगे इसमें लिखा है कि नोट इन बाद में नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग पर मुन्नी बेगम से 3.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपए घूस का आरोप लगाया। तो बाद में नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स पर मुन्नी बेगम से और 3.5 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया, जिसके आधार पर हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में अभियोग भी चला था। तो इस हेस्टिंग्स पर अभियोग भी चला था कि घूस ले ली थी। अब देखो मई 1765 में वेंस्टार्ट के स्थान पर क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्लाइव दूसरी बार भारत कब गवर्नर बना? तो मई 1765 में। किसके स्थान पर? वेंस्टार्ट के स्थान पर। आगे बात करते देखिए, ये लो कि 12 अगस्त 1765 को ही क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की शर्तें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी और उसकी क्या शर्तें थी। तो देखिए इसकी शर्तों के बारे में बात करते तो पूरा निकाल देता हूँ। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 में हुई थी और इलाहाबाद संधि की शर्तें पढ़ लेते हैं। ये लो पूरा आ गया ना यहाँ तक, ये अब आ जाएगा ना ये। तो इलाहाबाद संधि की शर्तें, मुगल बादशाह ने बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी है वो कंपनी को सौंप दी। दूसरी बात, कंपनी ने अवध से छीने की कड़ा व इलाहाबाद जिले मुगल बादशाह को सौंप दी। इंपॉर्टेंट है ये। कंपनी ने अवध के नवाब से छीने की एक कड़ा वे इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाह को सौंप दिए। तीसरी बात है, शाह आलम ने नजमीदुल्ला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया था। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी के बदले कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए सालाना देने का स्वीकार किया। तो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी के बदले कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए देने का उन्होंने स्वीकार कर लिया था। अब हैदराबाद के देखो, यानी हैदराबाद के उत्तर के जिलों में उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीरों के रूप में मान्यता दे दी इसको, ठीक है ना। अब क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि की। तो क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 में दूसरी संधि की थी। इलाहाबाद की संधि के नाम से जाने जाते। इसकी देखो शर्तें क्या है, देखिए नवाब के इलाहाबाद व कड़ा जिले में मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया था। तो नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा जिले मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए थे। इलाहाबाद संधि की शर्तों के अनुसार देखो, ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब देखो, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी को 2 किस्तों में 50 लाख रुपए दिए। तीसरी है, बनारस ने जागीरदार बलवंत सिंह को नवाब ने उसकी जागीरें लौटा दी। तो बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को नवाब ने उसकी जागीर है वो लौटा दी। ये दूसरी संधि थी। आगे बात करते हैं, देखो ये अपने कि अपने राज्य में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। इलाहाबाद की संधि ने कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा के वैधानिक दीवान अधिकार मिल गए और इन दीवानी अधिकारों से इन प्रांतों से परशुल्क उद्ग्रहण लगान वसूल करने तथा असैनिक सिविल न्याय देखभाल करने का अधिकार कंपनी को मिल गया था। तो लगान वसूल करने असैनिक सिविल न्याय देखभाल करने का अधिकार कंपनी को है वो मिल गया था। अब बात करते हैं अपन कि कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने का सर्वप्रथम विचार क्लाइव के मस्तिष्क में था। तो कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने का सर्वप्रथम विचार किसके आया था? क्लाइव के मस्तिष्क में आया था। इलाहाबाद की पहली संधि में 4 और दूसरी संधि में 7 सहित कुल 11 उपबंध थे इसमें। आगे बात करते हैं कि माणिकचंद ने कंपनी को शाह आलम से बंगाल की दीवानी अधिकार लेने की सलाह दी थी। तो शाह आलम से बंगाल की दीवानी लेने के दिन माणिकचंद ने ये सलाह दी थी। आगे देखो बात करते हैं अपने, कंपनी ने 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार खरीद लिए थे। तो कंपनी ने 53 लाख रुपए देकर के बंगाल के नवाब को देकर निजामत के अधिकार खरीद लिए। कलाई के बाद वेरेलेस्ट 1767 से 69 में वो बना था गवर्नर और
इसके बाद में कर्टियर बनता है कौन सी तरह से बेहतर थे। कौन है बंगाल का गवर्नर है कर्टियर। अब बात करते हैं अपन आगे की। अब देखो क्लाइव 2 बार गवर्नर बन जाता है। अब देखिए बंगाल में देश शासन 65 तक रहा है। तो इसमें देखिए आप बंगाल की देश शासन की बात करें 65 तक। मुगल काल में प्रांत में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, एक तो सूबेदार तथा दीवान। सूबेदार का कार्य निजामत अर्थात पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने का था। तो सूबेदार का कार्य क्या था? निजामत अर्थात पुलिस व कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। जबकि दीवान का कार्य राजस्व वसूलने का करने का था। दीवान का क्या काम था? राजस्व वसूलने का। अब देखो आगे कंपनी 26 लाख रुपये वार्षिक शाह आलम से दीवानी का कार्य और 53 लाख रुपये वार्षिक में बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्य भार ले लिया था। देखो इसको दोबारा देखिए आप कि कंपनी 26 लाख रुपये वार्षिक में शाह आलम से दीवानी कार्य और 53 लाख रुपये वार्षिक में बंगाल के नवाब से बंगाल का निजामत का कार्यभार ले लिया। आगे देश शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी निजामत का कार्य भारतीयों से करवाते थे। तो देश शासन के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत का कार्य भारतीयों से वो करवाते थे। आगे बात करिए अपन देखिए लेकिन वास्तविक शक्तियां कंपनी के हाथ में होती थी। अब देखो उस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कर वसूली के लिए मशीनरी व क्षमता नहीं थी। कंपनी प्रत्यक्ष रूप से जनता के संपर्क में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि सारे भारतीय कंपनी के विरोध में आ सकते थे आगे बात करें कि कंपनी ने बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सीताब राय को, उड़ीसा में दुर्लभ राय को उप दीवान नियुक्त किया। वो कंपनी बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में राजा सीताब राय को व उड़ीसा में दुर्लभ राय को उप दीवान नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खां यानी उप नाजिम का कार्य भी करते थे। तो दोबारा देखिए कंपनी बंगाल में मोहम्मद रजा खां को, बिहार में राजा सीताब राय को, उड़ीसा दुर्लभ राय को उप दीवान नियुक्त किया और मोहम्मद रजा खां को उप नाजिम का कार्य भी करते थे। आगे बात करें इस तरह देश शासन में 2 शासक हो गए, कंपनी और नवाब। कौन हो गए? कंपनी और नवाब। अब बात करते हैं अपने जबकि नवाब, देखो इसको दोबारा देखिए आप, यानी इस तरह देश शासन में 2 शासक हो गए, कंपनी और नवाब। कंपनी के पास अधिकार व शक्तियां थी किंतु उत्तरदायित्व नहीं थे, जबकि नवाब के पास उत्तरदायित्व थे किंतु अधिकार नहीं थे। अब देखो देश शासन इलाहाबाद की संधि से क्लाइव स्थापित किया। देश शासन इलाहाबाद की संधि से क्लाइव ने स्थापित किया, क्योंकि वे बंगाल में कंपनी विधिवत अधिकार यानी स्थापना से उत्पन्न होने वाले उत्तरदायित्व से बचना चाहता था। अब आगे बात करिए देश शासन के कारण बंगाल में अराजकता भ्रष्टाचार स्थायी हो गई और व्यापार नष्ट हो गया, उद्योग धंधे चौपट हो गए, किसान भयानक गरीबी और भूखमरी के शिकार हो गए। देश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया गया था। तो विभिन्न वैधानिक अधिनियमों के माध्यम से बंगाल पर व्यापार पर अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया था। अब बात करते हैं अपने देश शासन 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का अवसान। कि देश शासन 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का अवसान हुआ, क्योंकि ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की शुल्क दर अधिक थी। देश शासन के समय 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था।
जिसमें 1 करोड़ लोग भूख के कारण मारे गए थे। और इस समय कार्टियर बंगाल का क्या था, गवर्नर था। कौन था, कार्टियर। अब बात करते हैं अपन, देखिए कॉर्नवालिस देश शासन के बारे में क्या लिखता है। कॉर्नवालिस देश शासन के बारे में इंग्लैंड की संसद को कहा था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1765-84 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अधिक भ्रष्ट और झूठी विश्वासघाती वे लोभी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। ये कोटेशन बहुत बार पूछी जाती है। कॉर्नवालिस ने लिखा है इंग्लैंड को संसद को कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1765-84 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने अधिक भ्रष्ट और झूठी विश्वासघाती और लोभी सरकार संसार के किसी सभ्य देश में नहीं थी। अब आगे अपन बात करते हैं, देखिए ये हो गया ना, ये पूरा हो गया इस कॉर्नवालिस की जो कोटेशन है। आगे देखते हैं अपन, आगे कहाँ गया वो, ये रहा। अब देखो इसमें ये लो कुछ से कोटेशन है, देखिए के एम पन्नीकर ने 1765 में देश शासन के डाकुओं का राज्य कहा। के एम पन्नीकर ने 1765 के बीच में देश शासन को क्या कहा था, डाकुओं का राज्य कहा। डोडवेल ने बंगाल में देश शासन को अधिकारों और उत्तरदायित्व के बीच तलाक कहा जाता है। डोडवेल ने बंगाल के देश शासन को अधिकारों और उत्तरदायित्व के बीच तलाक कहा था। अब आगे बात करते हैं। क्लाइव ने कंपनी कर्मचारियों भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने और निजी व्यापार बंद कर दिया था। क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने और निजी व्यापार को बंद कर दिया। इससे हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए क्लाइव ने अपनी कंपनी कर्मचारियों ने 1765 में व्यापार समिति बनाई, जिसे नमक या सुपारी या तंबाकू व्यापार पर एक अधिकार दिया गया था। तो एक क्लाइव ने कर्मचारियों के लिए 1765 में व्यापार समिति बनाई, जिसमें नमक है, सुपारी है, तंबाकू व्यापार पर एक अधिकार दिया गया था। आप केवल इस पर अधिकार है। और 1768 में सोसाइटी फॉर ट्रेड को समाप्त कर दिया। तो बाद में 1768 में सोसाइटी फॉर ट्रेड को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, व्यापार समिति। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। क्लाइव के समय मुंगेर, यानी क्लाइव के समय मुंगेर इलाहाबाद के अंग्रेज सैनिकों ने दोहरे भत्ते को बंद करने का विरोध भी सामूहिक त्याग पत्र की धमकी भी दी थी। और क्लाइव ने दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को दिया कि दोहरा भत्ता उन्हीं सैनिकों को दिया जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। इस विद्रोह को श्वेत विद्रोह का कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह कह सकते हैं। क्लाइव ने श्वेत विद्रोह को दबा दिया और 1767 में क्लाइव को इंग्लैंड की सरकार ने लॉर्ड की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी, लॉर्ड की। और देश शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया। किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। नजमुद्दौला 1765-66 के बाद शेपुद्दौला 66-70 तक रहा ये शेपुद्दौला। अब देखो बात करते हैं अपन, ये उसके बाद मुबारकउद्दौला 1770-75 तक बंगाल का अंतिम नवाब बना था। अंतिम नवाब कौन था, बंगाल का मुबारकउद्दौला। इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने एक्सपेंशन देखकर बंगाल की सत्ता अपने हाथ में, वारेन हेस्टिंग्स आया और अपने हाथ में ले ली थी और उसको पेंशन देखकर बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। कलकत्ता के न्यायाधीश इलीजा इम्पे ने बंगाल के नवाब मुबारकउद्दौला का भूसे से भरी हुई एक बोतल के रूप में उल्लेख किया। तो देखो इसको दोबारा देखिए कोटेशन को कि कलकत्ता के न्यायाधीश इलीजा इम्पे ने बंगाल के नवाब मुबारकउद्दौला का भूसे से भरी एक बोतल के रूप में उल्लेख किया था। इस तरह दोस्तों ये आज अपने इसको पूरा कर दिया है। अब अपन आगे का टॉपिक और लेके आएंगे।
तो फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ सभी के लिए उपयुक्त है। आप पढ़ने वालों को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर फालतू में बकवास है वो नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।